सीजन 2 के स्टोन वॉर्स के मद्देनजर सेनकू और त्सुकासा के बीच महाकाव्य लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई, जिसमें सेनकू विजयी हुआ। विज्ञान साम्राज्य की जीत के बावजूद त्सुकासा ने सेनकू के पक्ष में खड़े होने का चयन करके अंतिम बलिदान दिया। अब त्सुकासा के ठंडे होने के बाद सेनकू ने एक दिन अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को पत्थरबाजी के रहस्यों को उजागर करके पुनर्जीवित करने की शपथ ली है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे पृथ्वी के दूसरी ओर तक पहुंचने के लिए एक आदिम दुनिया में नेविगेट करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। इस सीजन के रोमांच में उतरने से पहले पिछले सीजन का पुनर्कथन सुनिश्चित कर लें। सीजन 3 की शुरुआत तब होती है जब सेनकू, रयुसुई और क्रोम एक गर्म हवा के गुब्बारे के माध्यम से इशिगामी गांव पहुंचते हैं। सेनकू ने त्सुकासा को पुनर्जीवित करने के लिए पेट्रिफिकेशन बीम के स्रोत की तलाश में दुनिया के सुदूर इलाकों की यात्रा शुरू करने की उम्मीद में रयुसुई को भर्ती किया है। जब रयुसुई ने गांव में उनके रहने की अवधि के बारे में पूछा तो सेनकू की प्रतिक्रिया तेल खोजने की उनकी खोज पर निर्भर करती है, यह अनुमान लगाते हुए कि इसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। रयुसुई ने खुलासा किया कि इशिगामी गांव और अन्य सभ्यताएं लगातार भोजन की कमी के कारण कभी विकसित नहीं हुई। कोहाकू ने बाद में यह बताते हुए इसकी पुष्टि की कि मछली पकड़ने के कितने बुरे साल अक्सर भुखमरी और घटती आबादी का कारण बनते हैं। उनके खाद्य संघर्षों के जवाब में रयुसुई ने कृषि की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि वे बीज खोजने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे का उपयोग करें। सेनकू उनके लिए कटाई के लिए एक परिपक्व गेहूं का खेत ढूंढने में सफल हो जाता है। हालांकि उनके सभी प्रयासों से गेहूं की फसलें पैदा नहीं हुई, जिससे ताइजू को जमीन में सीपियां डालकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। छिलके में मौजूद कैल्शियम मिट्टी की अम्लता को बेअसर करता है, जिससे गेहूं की सफल वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप ताइजू को खाद्य राजा की उपाधि मिलती है और ग्रामीणों को अपनी नई दुनिया में खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। फिर भी अपने प्रयासों के बावजूद वे काटे गए अनाज को रोटी में बदलने के लिए संघर्ष करते हैं, जो एक कुशल शेफ को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। रयुसुई एक शेफ को जगाने की अपनी खोज में अविचलित है, भले ही उनके पास पुनरुद्धार तरल पदार्थ खत्म हो गया हो, जबकि सेनकू अधिक नाइट्रिक एसिड प्राप्त करने की महीनों लंबी प्रक्रिया पर विचार करता है। रयुसुई का मानना है कि वह किसी को गुप्त धन के साथ जानता है। सेलफोन का उपयोग करते हुए रयुसुई ने मिनामी से संपर्क किया, जिसे शुरू में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि जनरल ने उसे आश्वस्त किया कि सेनकू कुछ पुनरुद्धार तरल पदार्थ के लिए एक आकर्षक विनिमय प्रदान कर सकता है। एक शेफ के लिए बेचैन रयुसुई ने फ्रैंकोइस को जगाने के लिए पुनरुद्धार तरल पदार्थ का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जो न केवल खाना पकाने में उत्कृष्ट है, बल्कि पेट्रिफिकेशन इवेंट से पहले रयुसुई के बटलर के रूप में भी काम करता है। फ्रैंकोइस के साथ मिनामी उस उपहार की मांग करती है जिसका उससे वादा किया गया था। उसके पुनरुद्धार द्रव के बदले में जनरल ने वादा किया कि सेनकू एक कैमरा बना सकता है, जिसके लिए पहले एक दर्पण तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसे हासिल करने के लिए सेनकू शिल्पकार कासेकी की सहायता लेता है, जो उसे ले जाने के ताइजू के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। इसके बजाय कासेकी और मिनामी नए बेहतर स्टीम गोरिल्ला डेप्यू पर सवार होकर सेनकू पहुंचते हैं। सेनकू फोटोग्राफी और भूमि सर्वेक्षण दोनों के लिए गर्म हवा के गुब्बारे में उपयोग के लिए कई कैमरे तैयार करता है। सेनकू के कैमरा प्रोडक्शन के बावजूद मिनामी अपनी नई दुनिया में पहली तस्वीर लेने पर जोर देते हैं, इससे पहले कि वह और रयुसुई जमीन का पता लगाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे पर चढ़ते हैं। सेनकू की तस्वीरें खींचते हैं। सेनकू गर्म हवा के गुब्बारे से भूमि की तस्वीरें खींचने के लिए अपने कैमरे का उपयोग करता है। गांव में वापस कोहाकू और जनरल तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, जबकि क्रोम और उक्यो पैदल चलकर भूमि सर्वेक्षण करते हैं। सेनकू समूह के लिए प्रोटीन युक्त रात्रिभोज का अनुरोध करता है और फ्रैंकोइस क्षेत्र में जंगली सुअर का पता लगाने में सुइका की सहायता लेता है। कोहाकू की मदद से वे कई जंगली सुअरों को पकड़ते हैं, जिससे उन्हें भोजन और प्रजनन आबादी दोनों मिलती है। फोटो में ट्रफल स्थानों की खोज करते समय कोहाकू एक बड़े काले स्थान की पहचान करता है, जो मायावी सागर तेल क्षेत्र है जिसे वे तलाश रहे थे। काले ट्रफल्स का पता लगाने के लिए फ्रैंकोइस और सुइका जंगल में उन्हें सूंघने के लिए एक सुअर को नियुक्त करते हैं। जब सुअर ट्रफल्स खाना शुरू कर देता है तो सुइका अपने कुत्ते चाक को ट्रफल खोजी के रूप में नियुक्त करती है। पैदल चलकर तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संघर्ष करते हुए सेनकू याद करते हैं कि ऐतिहासिक रूप से 1800 के दशक में तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जंगली सुअर का उपयोग किया जाता था। इस ज्ञान का उपयोग करते हुए
वह एक ऐसे सुअर का पता लगाता है जिसमें मिट्टी और तेल की गंध आती है और उन्हें तेल क्षेत्र में ले जाता है। गैसोलीन और एक कार्यात्मक मोटरबोट के साथ सेनकू ने समुद्र में नेविगेट करने के लिए जीपीएस तकनीक के पुनर्निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जीपीएस को पावर देने और अपने सेल फोन को बेहतर बनाने के लिए समूह एक बड़े रेडियो टावर का निर्माण करता है। उन्नत फोन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में रूरी को एक इंटरसेप्टेड कोडित संदेश प्राप्त होता है जिसमें बार बार पूछा जाता है, क्यों? ग्रामीण उस रहस्यमय संकट संदेश के बारे में अटकलें लगा रहे हैं जिसे उन्होंने पकड़ा है और सोच रहे हैं कि भेजने वाला कौन हो सकता है। कोहाकू के अनुसार जनरलों की पहचान सेनकू, क्रोम, रयुसुई, जेन और उक्यू के रूप में की जाती है। अज्ञात प्रेषक के बारे में सीमित जानकारी के साथ सेनकू और उसके दोस्त उनके बार बार क्यों संदेश के कारण उस व्यक्ति को व्हाई मैन कहते हैं। अपने नए संभावित दुश्मन की कल्पना करने के लिए सेनकू समूह को एक जीपीएस डिस्प्ले बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने का काम सौंपता है जो रडार और सोनार के रूप में कार्य करता है। अपने जहाज के लिए अधिक स्टील की आवश्यकता होने पर क्रोम ने मेटल डिटेक्टर के रूप में काम करने के लिए रडार तकनीक को अपनाकर लोहे के भंडार का पता लगाया। सेनकू ने डामर को क्षेत्रों के बीच यात्रा और परिवहन की सुविधा के साधन के रूप में पेश किया है। एपिसोड का समापन रयुसुई द्वारा जनरल को नेतृत्व गुणों के बारे में समझाने के साथ होता है, जबकि सेनकू और क्रोम अपनी नई लौह खदानों के लिए गाड़ियों और पटरियों पर निकलते हैं। हालांकि जहाज लगभग पूरा दिखाई देता है, कासेकी पतवार संरेखण के साथ संघर्ष करता है। सेनकू ने शुरू में चिंताओं को खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि व्हाई मैन की उपस्थिति के बाद से वे समय की कमी के अधीन हैं। उन्होंने छोटे चालक दल की आवश्यकता वाली एक छोटी नौका के निर्माण के पक्ष में एक बड़े जहाज के विचार को त्यागने का विकल्प चुना। रयुसुई वास्तविक जहाज के डिजाइन के आधार के रूप में एक छोटा मॉडल जहाज बनाने का सुझाव देता है। सर्दियों में उनके काम में बाधा आने के कारण सेनकू और उसके दोस्त मौज मस्ती करते हैं और स्नोबोर्ड बनाकर आय उत्पन्न करते हैं। इस दौरान सेनकू एक चॉकलेट विकल्प भी विकसित करता है। 1 साल के श्रम के बाद उन्होंने अंततः 10 सितंबर 5741 आई को जहाज को पूरा किया और इसे विज्ञान पोत पर्सियस नाम दिया। सेनकू ने समूह को 2 टीमों में विभाजित किया है, एक विश्व अन्वेषण टीम और एक मानवता विकास टीम, कुछ को पीछे छोड़ते हुए। विश्व अन्वेषण टीम में रयुसुई, सेनकू, क्रोम, कासेकी और अन्य शामिल हैं, जबकि बाकी पीछे रह गए हैं। जैसे ही वे रवाना हुए, सेनकू ने खुलासा किया कि उनका पहला गंतव्य दुनिया के विपरीत दिशा में नहीं, बल्कि ट्रेजर आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला स्थान है, जहां उनके पिता और अन्य अंतरिक्ष यात्री शुरू में उतरे थे। सेनकू ने घोषणा की कि अब दुनिया के 7 अरब डरे हुए व्यक्तियों को बचाने का समय आ गया है। उनके दोस्त सवाल करते हैं कि अधिक पुनरुद्धार तरल पदार्थ के बिना वे इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन सेनकू ने खुलासा किया कि वे असीमित आपूर्ति खजाना हासिल कर लेंगे। बयाकुया इशिगामी का उनके द्वीप पर असली खजाना उनके जहाज से बचाए गए कीमती अयस्क और वस्तुएं थीं, जो उनके चालक दल के पुराने अंतरिक्ष यान सोयुज से तैयार किए गए खजाने के बक्से में छोड़े गए थे। सेनकू को खजाने के बक्से में प्लैटिनम मिलने की उम्मीद है, जिसका उपयोग वे अधिक पुनरुद्धार द्रव बनाने के लिए कर सकते हैं। विज्ञान के साम्राज्य में अब लगभग 150 व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें त्सुकासा का समूह और इशिगामी गांव के निवासी शामिल हैं। उनकी बातचीत के दौरान जहाज के पावर क्रू का एक सदस्य नो नेम सेनकू से बात करने का अनुरोध करता है। वह खुद को सोयुज के रूप में पेश करता है और समझाता है कि वह एक बच्चे के रूप में इशिगामी गांव के तट पर आया था, लेकिन उसने अपना नाम गुप्त रखा क्योंकि यह गांव के रॉक थीम वाले नामों से मेल नहीं खाता था। सोयुज के रहस्योद्घाटन से पता चलता है कि ट्रेजर आइलैंड बसा हुआ हो सकता है। समुद्र में आने वाला तूफान सेनकू और उसके दोस्तों को नहीं रोक पाता है, जो अवसर का फायदा उठाते हुए द्वीप के पास चुपचाप पहुंच जाते हैं। एपिसोड का अंत तूफान के बिगड़ने के साथ होता है। सोयुज घर लौटने के लिए उत्साहित होता है और सेनकू द्वीप के रहस्यों पर विचार करता है। सेनकू और उसके दोस्त द्वीपवासियों की प्रौद्योगिकी के स्तर के बारे में अनुमान लगाते हुए सावधानी से द्वीप के पास पहुंचे। जबकि वे तूफान से बचने के लिए एक छिपा हुआ डॉकिंग स्थान ढूंढते हैं, वे जमीन पर अपने दृष्टिकोण के बारे में सतर्क रहते हैं। संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए सेनकू ने मुख्य समूह के आगे एक छोटी टोही टीम भेजने का फैसला किया, जिसमें सेनकू, सोयुज, कोहाकू और जनरल शामिल थे। उक्यो सोनार पर देखी गई किसी चीज की जांच करने के लिए पीछे रहता है। टोह लेने वाले दस्ते के चले जाने के बाद यह पता चला कि सुइका पर्सियस में छिप गई थी।
जबकि रियोसुई शुरू में उसे घर भेजने पर जोर देती है, फ्रैंकोइस उसकी कम उम्र को देखते हुए उसकी सुरक्षा के लिए तर्क देता है। उक्यो और गिनरो ने समुद्र तल पर एक चौंकाने वाली खोज की, पत्थरे हुए शव। यह विशेष रूप से परेशान करने वाला है क्योंकि जब पत्थरीकरण की घटना घटी तब द्वीप निर्जन था। इससे पता चलता है कि इन लोगों को बाद में डराया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। दूरबीन से जहाज को देखने के बाद सोयुज को पता चलता है कि पुनर्निर्माण मिशन के दौरान पर्सियस पर छोड़े गए सभी लोग फिर से भयभीत हो गए हैं। सुइका, जिसे रियोसुई ने ठीक समय पर जहाज से बाहर निकाल दिया, एकमात्र जीवित बची है। एपिसोड का अंत द्वीप की एक युवा महिला अमेरिलिस के परिचय से होता है, जिसका अपना एजेंडा लगता है। अमेरिलिस और सेनकू 5 साल पहले की पृष्ठभूमि कहानी साझा करते हैं। अमेरिलिस और उसके दोस्तों ने नाव से द्वीप से भागने का प्रयास किया, लेकिन मास्टर के दाहिने हाथ के योद्धाओं मौज और किरिसेम ने उनका पीछा किया। एक अज्ञात पेट्रिफिकेशन हथियार का उपयोग करके मौजेज और किरिसामे ने नाव पर सवार सभी लोगों को पत्थर मार दिया। अमेरिलिस नाव के सबसे दूर के छोर पर होने के कारण बच गया, जहां पेट्रिफिकेशन किरण अभी तक नहीं पहुंची थी। उसने अपने बालों के डरे हुए हिस्से को काटकर अपनी पूरी तरह से पेट्रीकरण को रोका और समुद्र में कूद गई। अमेरिलिस की कहानी सीखने के बाद सेनकू ने निष्कर्ष निकाला कि पेट्रिफिकेशन नियमों को विशिष्ट मानदंडों का पालन करना चाहिए, जैसे कि प्रभाव की एक सीमित सीमा, फेंकने से सक्रियण और इसे काटकर श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोकने की क्षमता। द्वीप के मंत्री और सेकंड इन कमांड इबारा जहाज की जांच करते हैं। जब गिनरो इबारा और उसके आदमियों द्वारा खोजे जाने के डर से जहाज पर छिप जाता है तो सुइका उसे बचाने के लिए ग्रीन रूम में व्याकुलता पैदा करती है। सुइका जहाज पर मोबाइल लैब का पता लगाती है और उसे छिपा देती है। जहां सेनकू को अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, वहीं टीम गिनरो के योगदान को लेकर बंटी हुई है। हालांकि कोहाकू का मानना है कि वह उनके लिए आएगा। सुइका और गिनरो सफलतापूर्वक जहाज से लैब की तस्करी करते हैं, सुइका द्वारा पैदा की गई व्याकुलता की मदद से। जमीन पर प्रयोगशाला के साथ वे सेनकू और उसके दोस्तों से जुड़ जाते हैं। कोहाकू की उपस्थिति को बदलने के लिए सेनकू सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए प्रयोगशाला और द्वीप के फलों का उपयोग करता है, जिसका लक्ष्य मास्टर द्वारा आंतरिक महल में प्रवेश करने के लिए चुने जाने की संभावना को बढ़ाना है। अपनी घुसपैठ की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सेनकू ने गिनरो को एक महिला के रूप में प्रछन्न किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह मास्टर के चयन में सफल हो जाएगी। कोहाकू, अमेरिलिस और गिनरो सभी मास्टर के चयन में सफल हो जाते हैं और उन्हें आंतरिक महल में आमंत्रित किया जाता है। एपिसोड उनके महल के रास्ते पर समाप्त होता है, क्योंकि सेनकू अपने मिशन के अगले चरण की योजना बनाता है। सेनकू बताते हैं कि कैसे उन्होंने मिशन के दौरान कोहाकू के पहनने के लिए आभूषण के रूप में एक ईयरपीस सुनने वाला उपकरण तैयार किया। पेट्रिफिकेशन डिवाइस को चुराने की उनकी योजना उसकी पुनर्प्राप्ति के समय के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि किरिसामे इसे फेंकने की तैयारी कर रहा है। सेनकू का इरादा एक ऐसा ड्रोन बनाने का है जो हवा में उड़ते समय डिवाइस को रोकने में सक्षम हो। हालांकि जनरल को आपत्ति है, लेकिन सेनकू को विश्वास है कि इसे एक उपयुक्त मोटर के साथ पूरा किया जा सकता है। चूंकि उनमें से कोई भी लिख नहीं सकता, कोहाकू सेनकू को डिक्रिप्शन के लिए एक कोडित चित्र संदेश भेजता है। कोड से पता चलता है कि उन्हें वह प्लैटिनम मिल गया है जिसकी उन्होंने शुरुआत में तलाश की थी। संदेश को डिकोड करने के बाद सेनकू को एहसास हुआ कि उनके पास पुनरुद्धार तरल पदार्थ की असीमित आपूर्ति बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ है, जो संभावित रूप से द्वीप और जहाज पर सभी को बचा सकता है। एक फ्लैशबैक में कंक्रीट से घिरे सेनकू के पिता के खजाने को खोजने के लिए जंगल के माध्यम से कोहाकू की यात्रा का पता चलता है। परंपरागत रूप से कंक्रीट को तोड़ने में बहुत शोर होगा और अवांछित ध्यान आकर्षित होगा। सेनकू कोहाकू को प्लास्टर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री भेजता है और उसे निर्देश देता है कि विस्तार करते समय कंक्रीट को तोड़ने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए। एक बार जब वह सफलतापूर्वक खजाने तक पहुंच जाती है तो वह सेनकू को भेजती है, जो शुरू में रेत जैसा दिखता है, लेकिन सेनकू के पिता द्वारा एकत्र की गई सोने की धूल और प्लैटिनम निकला। दशकों के प्रयास से बयाकुया ने दुर्लभ सामग्री एकत्र की, लेकिन अंततः वह अपने एक अभियान के दौरान नष्ट हो गया। जब गार्डों को खजाना मिलता है तो इबारा उसकी सामग्री की जांच करता है और उसे पता चलता है कि उनके पास एक घुसपैठियां हैं। इस बीच सेनकू ने असीमित पुनरुद्धार द्रव बनाने के लिए प्लैटिनम का उपयोग करके एक मशीन तैयार करना शुरू कर दिया। सीजन का पहला भाग एक उच्च नोट पर समाप्त होता है, जिसमें भावनात्मक क्षणों को संतुलित करते हुए पेट्रिफिकेशन रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति होती है। बयाकुया के बलिदान और योगदान गहराई से गूंजते हैं
और एपिसोड दर्शकों को समापन और उपलब्धि की भावना प्रदान करते हुए दिलचस्प क्लिफहैंगर्स के साथ छोड़ देता है। डॉक्टर स्टोन सीजन 3 भाग 2 12 अक्टूबर को आएगा, जो श्रृंखला की अंतिम किस्त होगी। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हम उत्सुकता से सेनेकू की यात्रा की परिणति और पेट्रिफिकेशन संकट के समाधान की आशा करते हैं। अपडेट रहने और मेरे चैनल पर अधिक सामग्री देखने के लिए सदस्यता लें। डॉक्टर स्टोन के रोमांचक निष्कर्ष को न चूकें।